जय हिंद दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का हम लोग पहले पढ़ लिए कि शिक्षा क्या चीज़ है, मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में खूब अच्छे से समझ लिए। तो कैसे शिक्षा को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करता है। इसके बाद फिर आप लोग का विकास वृत्ति पढ़ाए, लेकिन अभी संप्रदाय पढ़ाना है। अभी चैप्टर में हम लोग नहीं घुसे, अभी जो छोटा छोटा टॉपिक है इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इसमें से 2-3 नंबर आ जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान के संप्रदाय। और जैसे संप्रदाय का मतलब कि इसी मनोविज्ञान को लेकर, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मन, चेतना, मस्तिष्क किसका अध्ययन करता है। तो वो मनोविज्ञान टॉपिक को लेकर कई लोगों में बट गया और कई लोग अपना अपना उसमें से तथ्य निकाले हैं। जी वही तथ्य आपको हम सामने रखना चाहते हैं। जैसे पहला तथ्य है, वो मनोविज्ञान के संप्रदाय में व्यक्तियों का संगठन संप्रदाय, व्यक्तियों का संगठन संप्रदाय है। इसको बोलते हैं संरचनावाद संप्रदाय। जो पहला संप्रदाय था उसको बोलते हैं संरचनावाद संप्रदाय, इसको बोलते हैं संरचनावादी संप्रदाय। इसको बोल सकते हैं संरचनावादी संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय को बोलते हैं, संरचनावादी संप्रदाय का कौन स्थापना किया था? विलियम वुंट ने स्थापना किया था। ठीक है, मैं तो पढ़ाया हूँ विलियम वुंट, या तो इसको ओंट भी बोलते हैं, मैं बताया हूँ ओंट, विलियम ओंट या विलियम वुंट। ठीक है ना। इन्होंने, विलियम वुंट ने सबसे मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला इन्होंने ही खोली, विलियम वुंट ने खोली। कब खोली थी? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला खोल दी 1879 ईस्वी में। और 1879 ईस्वी में कहाँ खोली थी? लिपजिंग शहर में खोली थी। लिपजिंग शहर कहाँ है? लिपजिंग शहर में खोली थी, लिपजिंग शहर में। और लिपजिंग जो शहर है, लिपजिंग, यह कहाँ है? यह जर्मनी में है, यह जर्मनी में है। ठीक ना। तो संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने की थी, विलियम वुंट ने। ठीक ना। लेकिन इसकी जो औपचारिक, जो संरचनावादी संप्रदाय की जो औपचारिक शुरुआत है, इनके शिष्य थे टिचनर। इनके शिष्य कौन थे? टिचनर। इन्होंने 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में औपचारिक शुरुआत कर दी। औपचारिक संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना कर दी। संप्रदाय, देखिए बात समझिए। विलियम वुंट ने क्या किया कि पहली प्रयोगशाला इन्होंने खोली। विलियम वुंट ने इसके यही है संरचनावाद, जो संरचनावाद संप्रदाय है, विलियम वुंट ने चालू किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग शहर में खोल दिया। ठीक ना। लेकिन संरचनावादी संप्रदाय की शुरुआत औपचारिक रूप से, ये तो प्रयोगशाला है, लेकिन संरचनावादी संप्रदाय की शुरुआत कब से हो गई? 1898 ईस्वी में शुरुआत हो गई। और किसने चालू किया? इसको चालू किए टिचनर ने, टिचनर महाराज ने इसको शुरुआत कर दिया 1898 ईस्वी में, औपचारिक संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना। ठीक है। यह हो गया। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली मनोविज्ञानशाला कब स्थापित हुई? मनोविज्ञानशाला कब स्थापित हुई? तो भारत में
भारत में पहली मनोविज्ञानशाला 1916 ईस्वी में कोलकाता में हुई। ठीक। भारत में पहली मनोविज्ञानशाला 1916 ईस्वी में कोलकाता में हुई। ठीक। तो अब ये पूछ देगा कि किसने शुरुआत किया, तो S.N. गुप्ता। कौन किए? S.N. गुप्ता। ठीक ना। S.N. गुप्ता को बोलते हैं सन गुप्ता भी बोलते हैं, सन गुप्ता। इन्होंने भारत में पहली मनोविज्ञानशाला 1916 में स्थापित की। पूरी दुनिया में मनोविज्ञानशाला कब स्थापित हुई? 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में चालू हुआ। कहाँ है यह? जर्मनी में है। और संरचनावादी संप्रदाय, देखिए संरचनावाद संप्रदाय को तो इन्होंने विलियम वुंट ने स्थापना कर दिया, लेकिन जो उनके शिष्य थे टिचनर, उसका संरचनावादी संप्रदाय की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत 1898 ईस्वी में कर दी। 1898 ईस्वी में औपचारिक संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की। अब भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1916 ईस्वी में कोलकाता में हुई, S.N. गुप्ता ने किया। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहली प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश में। तो अब उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञानशाला 1952-53 में इलाहाबाद में स्थापित हुई। इलाहाबाद, इसको अब प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में स्थापित हुई। क्योंकि जब हम लोग यूपी टेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो पूछ ही सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञानशाला कब स्थापित हुई। तो 1952 में पहली 1952 और 53 में पहली मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में स्थापित हुई। ठीक। तो यह था संरचनावादी संप्रदाय, मतलब अलग अलग मनोविज्ञान को ही लेकर अलग अलग संप्रदाय आए, सबने अपना अपना अलग अलग तथ्य रखा। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोला? इन्होंने किस पर खोज की थी? मन, चेतना, अनुभव की संरचना। मनोविज्ञान को यही बोले थे, मन, चेतना, अनुभव की संरचना को इन्होंने मनोविज्ञान बोला था। जो संरचनावादी संप्रदाय में है, संरचनावाद संप्रदाय का यही है खोज, मन, चेतना, अनुभव की संरचना का। ठीक। तो यह हो गया संरचनावाद संप्रदाय। अब देखते हैं नेक्स्ट संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय है, वो दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद संप्रदाय। क्या है? प्रकार्यवाद संप्रदाय। और इसकी स्थापना किसने की? जॉन डेवी और रोनाल्ड एंजिल ने। और प्रकार्यवाद संप्रदाय को हम बोलते हैं प्रक्रियावाद संप्रदाय। इसी को बोलते हैं प्रक्रियावाद संप्रदाय, प्रक्रियावाद संप्रदाय। ठीक। प्रकार्यवाद संप्रदाय को हम प्रक्रियावाद संप्रदाय बोलते हैं। इसकी स्थापना कौन किया? जॉन डेवी और रोनाल्ड एंजिल ने। ठीक ना। लेकिन इसमें क्या, सब जो जॉन डेवी और रोनाल्ड एंजिल के जो शिष्य थे विलियम जेम्स, इन्होंने सबसे पहले संवेगों का अध्ययन किया। सब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, संवेगों का अध्ययन किसने किया? सबसे पहले संवेगों का अध्ययन किया। ठीक ना। विलियम जेम्स ने सबसे पहले संवेगों का अध्ययन किया। इन्होंने सबसे पहले
संवेगों का अध्ययन किया किसने? विलियम जेम्स ने, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, प्रकार्यवाद जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है यह डार्विन के विकास पर आधारित है। यह जो है प्रकार्यवाद संप्रदाय, यह किस पर आधारित है? डार्विन के विकास पर। प्रकार्यवाद संप्रदाय डार्विन के विकासवाद पर आधारित है, विकासवाद पर आधारित है। जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है, यह प्रकार्यवाद संप्रदाय डार्विन के विकास पर स्थापित है। ये किसने किया? अच्छा नहीं किया नहीं, विलियम जेम्स ने सबसे पहले संवेगों का अध्ययन किया। जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है ना, ये डार्विन की विकास पर आधारित है। मतलब कि मनुष्य क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, देख लेते हैं। मनुष्य क्या करता है, यही इसमें मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, क्यों करता है, क्यों करता है, क्या करता है। जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है ना, इसी का अध्ययन करता है। प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है मनोविज्ञान में यही अध्ययन करता है, मनुष्य क्या करता है, क्यों करता है, क्या करता है, उसी को बोलते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय। और प्रकार्यवाद संप्रदाय को हम बोलते हैं प्रक्रिया का संप्रदाय, और प्रक्रिया का संप्रदाय उसको कहते हैं। लेकिन जो यह प्रकार्यवाद किस पर आधारित है? डार्विन के विकास के सिद्धांत पर स्थित है, ठीक ना, विकासवाद पर आधारित है। और विलियम जेम्स ने सबसे पहले संवेगों का, आता है कि संवेगों का अध्ययन किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। संवेगों का सबसे पहले अध्ययन किया विलियम जेम्स ने। अब विलियम जेम्स कौन थे? जॉन डेवी और रोनाल्ड एंजिल के शिष्य थे, ठीक ना। तो यह हो गया प्रकार्यवादी संप्रदाय। अब जो नेक्स्ट जो संप्रदाय है व्यवहारवादी संप्रदाय, उसको पढ़ते हैं। जो हम लोग इस समय जो मनोविज्ञान, हम लोग का जो मनोविज्ञान है ना, वो मनोविज्ञान व्यवहारवाद का संप्रदाय है ना। तो यही आधुनिक मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं व्यवहारवादी संप्रदाय, ठीक। व्यवहारवादी संप्रदाय है ना, व्यवहारवादी संप्रदाय, इसको स्थापना जे.बी. वाटसन ने किया था। कब किया था जे.बी. वाटसन ने? जे.बी. वाटसन ने 20वीं शताब्दी में किया था। मैंने पढ़ाया था आप लोग को 20वीं शताब्दी में, ठीक है। लेकिन देखिए जो व्यवहारवादी संप्रदाय है ना, व्यवहारवादी संप्रदाय आधुनिक मनोविज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहार का अध्ययन, आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसी को पढ़ते हैं। इस समय मनोविज्ञान में आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके जो शुरुआत किसने की? जे.बी. वाटसन ने की। मनोविज्ञान की शुरुआत इन्होंने की 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद मतलब जो मनोविज्ञान है यह व्यवहार का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है व्यवहार का मनोविज्ञान है, और इसी को हम लोग इस समय पढ़ते हैं। और इसमें जे.बी. वाटसन व्यवहार का अध्ययन, इसमें प्रमुख वैज्ञानिक थे हरलाख, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी। ऐसे ऑप्शन में दे देगा कौन व्यवहारवाद के प्रमुख वैज्ञानिक नहीं है, उसमें एक लोग का नाम नहीं देगा, इसलिए यह प्रमुख नाम है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एमेन है। देखिए जे.बी. वाटसन ने इसको व्यवहार का अध्ययन बताया था। इन्होंने कहा था कि जे.बी. वाटसन ने कहा था कि जन्म के समय सभी
बच्चे समान होते हैं, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सभी समान होते हैं, और बालक के विकास के लिए वातावरण जिम्मेदार होता है, न कि वंशानुक्रम। जे.बी. वाटसन ने कहा था कि बच्चों के विकास के लिए वातावरण जिम्मेदार होता है, न कि वंशानुक्रम। ठीक ना? किसने कहा था? इन्होंने, जे.बी. वाटसन ने कहा था। और इन्होंने यह भी कहा था कि यदि हमें कोई नवजात बच्चा दे दीजिए, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, आतंकवादी, डकैत, हर चीज मैं बना दूंगा। आप मुझको दीजिए। उसके माता पिता कैसे हैं उससे मतलब नहीं है, हमको बच्चे दे दीजिए, मैं बच्चों को ऐसे बना दूंगा। इन्होंने ही कहा था, जे.बी. वाटसन ने कहा था कि जो बच्चों का जो विकास है, बच्चों का विकास वंशानुक्रम पर आधारित नहीं है, वातावरण के लिए जिम्मेदार है। यदि बच्चा कुछ भी करता है, उसका जो विकास है वह वातावरण पर निर्भर है, न कि वंशानुक्रम पर। इन्होंने कहा था, जे.बी. वाटसन ने। और हम लोग आधुनिक जो है मनोविज्ञान यही पढ़ते हैं, व्यवहारवाद। जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो व्यवहारवादी है, व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक ना? तो अब ये हो गया व्यवहारवादी संप्रदाय। अब नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, सिगमंड फ्रायड वैज्ञानिक है, और इन्होंने मानव विश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना की, मानव विश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना की। और इन्होंने अज्ञात मन, जैसे अज्ञात मन, मस्तिष्क, चेतन, सब हम लोग पढ़े ना कि इसमें यह मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, लेकिन हमारे अंदर ये बात नहीं जमी, इसको व्यवहारवाद संप्रदाय बोले हम लोग कि नहीं, व्यवहार जो है मनोविज्ञान सही है। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने क्या किया, इन्होंने अज्ञात मन और चेष्टाओं पर ही खोज कर डाली। क्योंकि सिगमंड फ्रायड जो थे ना, एक मनोचिकित्सक थे। क्या थे? एक मनोचिकित्सक थे। और मनोचिकित्सक जो क्या सम्मोह कैसे चिकित्सक करते थे, कैसे वो करते थे, मतलब इलाज कैसे करते थे मनोविज्ञान का? सम्मोहन से, मोह निद्रा से, सम्मोहन विधि से और मोह निद्रा से। ठीक ना? और इस समय, उन समय के जो इनके जो चेले थे, एडलर और यूंग, दो चेले थे इनके, दो शिष्य थे, एडलर और यूंग, सिगमंड फ्रायड के। ठीक ना? इन्होंने सबसे बड़ी बात कि अज्ञात मन और चेष्टाओं का ही अध्ययन कर डाला, क्योंकि ये मनोचिकित्सक थे। और किस पर किया इन्होंने सम्मोहन, मोह निद्रा के माध्यम से किया। ठीक ना? और इनके जो चेले थे एडलर और यूंग में, जो यूंग थे ना, ये तीन तरह के मनुष्यों के बारे में बताया कि तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक अंतर्मुखी होते हैं, तीन तरह का बताया, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। यूंग ने, ठीक ना, यूंग ने तीन तरह के दिए कि एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, एक उभयमुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि जो आदमी किसी से अपनी बात नहीं कहता है, अकेले में रहना पसंद करता है, वो अपनी बातों को अपने तक सीमित रखता है, किसी से शेयर नहीं करता है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। यूंग जी ने बोला बहिर्मुखी मतलब कि छोटी भी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। ठीक ना? तो उसको बोले हैं बहिर्मुखी। और उभयमुखी मतलब दोनों टाइप के जो हों वो बहिर्मुखी होते हैं, वो जो है उभयमुखी होंगे। ठीक है? तो इन्होंने किया। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने सबसे बड़ा जो योगदान इनका है, मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया, मनोलैंगिक सिद्धांत जो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का। ठीक ना? मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने जो थे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, दो तरह का सिद्धांत दिया, और दोनों में तीन तीन टाइप के सिद्धांत दिए। तीनों मतलब पहला जो था फ्रायड ने चेतन बोला, अर्धचेतन और अचेतन मन पर इन्होंने अध्ययन नहीं किया था मनोविज्ञान में, अज्ञात मन और चेष्टाओं पर अध्ययन किया था।
उसी पर इन्होंने दो टाइप निकाला, दो टाइप में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, दो टाइप में। पहले टाइप में 3 प्रकार के निकाले मन के बारे में कि मन कैसा होता है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन। फिर इसमें ईदम, अहम, पराहम, ठीक ना, फ्रायड ने निकाला। लेकिन मनोलैंगिक विकास में इन्होंने, फ्रायड ने गजब की बात कर दी। गजब मतलब एकदम अलग बात कर दी। इन्होंने कहा कि बच्चों में जब विकास होता है ना, बच्चों में विकास की प्रक्रिया जब आरंभ होती है तो वो काम प्रवृत्ति से होती है। इन्होंने बोला, फ्रायड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा क्वेश्चन में, कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने किया? फ्रायड ने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया, ठीक ना। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की भी स्थापना इन्होंने की, फ्रायड ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने बताया कि जब बच्चों में विकास की प्रक्रिया जो आरंभ होती है ना, वो काम प्रवृत्ति से होती है, और काम प्रवृत्ति के कारण बच्चों में कामुकता पाई जाती है। इन्होंने कहा कि बच्चों में काम प्रवृत्ति के कारण कामुकता पाई जाती है, और 5 जो बच्चों की जो है कामुकता की 5 अवस्थाएं होती हैं। बच्चों में 5 अवस्था आती है मनोलैंगिक विकास में। जो पहला इन्होंने विकास जो बताया शैशवावस्था में, शैशवावस्था में बताया कि बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर काम प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और अपने काम प्रवृत्ति की शांति वो कैसे करता है? मुंह में अंगूठा लगा कर करता है, और कुछ सामान मुंह में डाल लेता है तो अपने मुंह के काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए करता है। और फिर क्या करता है, यहाँ तक कि इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए अपने माँ के स्तन का पान करते हैं। मतलब जो दूध पीते हैं वही, जैसे लोग कहते हैं जब कुछ मुंह में डाला बच्चा, कहेंगे भूख लगी है इसीलिए मुंह में डाल रहा है बच्चा। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने कहा कि नहीं, उसको अपने मुंह की काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए, जो बच्चा है अपने मुंह में काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए यह सब काम करता है, मुंह में कुछ डालता है, उंगली डालता है, दूध पीता है, मतलब जो भी करना है। इन्होंने शैशवावस्था में 2 तरह के बताए, एक मुखीय अवस्था, एक गुदी अवस्था। मुखीय अवस्था, मुखीय अवस्था, गुदी अवस्था। ये था 0 से 18 माह तक के बच्चे अपने कामुकता को शांत करने के लिए एक कुछ मुंह में डालते हैं, दूध पीते हैं, अपने माँ का स्तनपान करते हैं, सिगमंड फ्रायड ने कहा था, ठीक ना। और गुदी अवस्था में क्या करता है कि जो बालक है ना, गुदी अवस्था में बालक अपने मल मूत्र को त्याग कर खड़ा रहता है, उसको सुखा देता है, अपने यौन अंगों के साथ खेलता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बच्चा खेलता है, अपने यौन अंगों के साथ खेलता है। और बच्चों के बारे में कि इनके अंदर बहुत पाई जाती है कामुकता, लेकिन जब बालक बाल्य अवस्था में आता है तो उसकी काम प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है, और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसको विषमलिंगी हो जाता है। किशोर अवस्था में जो बालक है विषमलिंगी हो जाता है, उसको मालूम हो जाता है कामुकता कब प्रदर्शित करना है, किसके सामने प्रदर्शित करना है, कब प्रदर्शित करना है, ठीक है ना, किसके लिए प्रदर्शित करना है, यह बालक किशोरावस्था में जान जाता है। इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने कहा था, ठीक ना। और इन्होंने बताया था कि जो बालक हैं, देखिए जो बालक है, बालक अपने माँ के प्रति ज़्यादा, बालक जो है माँ के प्रति, बालक माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, ज़्यादा लगाव रखता है। जो बालिका है, बालिका अपने पिता की ओर लगाव रखती है, की ओर लगाव रखती है।
फ्रायड ने बताया कि जो बालक है, बालक जो है अपने माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, जो बालिका है अपने पिता की ओर ज़्यादा लगाव रखती है। कारण क्या है? कारण है कि बालक में जो है आडिपस नाम की ग्रंथि पाई जाती है। आडिपस नाम की ग्रंथि, आडिपस नाम की ग्रंथि, और बालिका में इलेक्ट्रा नाम की ग्रंथि, नाम की ग्रंथि पाई जाती है। इसी कारण जो बालक है अपने माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षक होता है और जो बालिका होती है अपने पिता की तरफ ज़्यादा लगाव रखती है। इन्होंने एक कहानी भी बताई थी। इन्होंने बताया था यूनान में, बताया था कि यूनान की एक कहानी बताया कि यूनान में क्या था कि एक बालक था आडिपस नाम का एक बालक था यूनान में। उसने अपने बहन के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी और अपने माँ से शादी कर लिया, आडिपस नाम का जो लड़का था। और उसी प्रकार की जो इलेक्ट्रा नाम की जो लड़की थी, इलेक्ट्रा नाम की लड़की, उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर देती है और अपने पिता से शादी कर लेती है। इन्होंने इस कहानी का जिक्र किया कि यूनान की कहानी है सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है ना। तो सिगमंड फ्रायड को अब अच्छे से समझ गए ना, अच्छे से समझ गए। 0 से 18 माह गोदी अवस्था, फिर मैंने सारा बता दिया। फिर अब देखते हैं इस सिगमंड फ्रायड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी जो ये बात है ना, ज़्यादा सत्य नहीं है इनकी बात, ठीक ना। बाद में हम पढ़ाएंगे, इनकी बात जो है उतनी सत्य नहीं है जितना ये बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बता दिए हैं बच्चों के कामुकता को लेकर, ठीक ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट संप्रदाय। तो यह संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, या इसको बोलते हैं समग्रवाद संप्रदाय। इसका प्रतिपादन कौन किए थे? मैक्स वर्दीमर ने किया था। और इस संप्रदाय का प्रमुख योगदान क्या है? इस संप्रदाय का प्रमुख योगदान है सूझ का सिद्धांत। देखिए, सूझ का सिद्धांत एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूझ का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत कौन दिए थे? ओल्फ कोहलकर, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। पूर्ण से अंश की ओर, इस सूक्षण सूत्र है, यह इंपॉर्टेंट है, यह मनोविज्ञान में आता है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक ना। और देखिए समर्थक कौन थे? कुर्ट कोफका थे, कर्ट लेविन। कोर्ट कोफका और कोर्ट लेविन। बाद में कोर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया, ठीक ना, क्षेत्र सिद्धांत दिया। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय या समग्रवाद का कहाँ जन्म हुआ? या जर्मन में, ठीक ना, जर्मनी में, वही जर्मनी में। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय या समग्रवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वर्दीमर ने किया। इस संप्रदाय का प्रमुख योगदान क्या है? सूझ का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर। क्योंकि यह बाद में हम पढ़ाएंगे, यह इसमें है मनोविज्ञान में, हम लोग के मनोविज्ञान में जो पढ़ना है उसमें है सूझ का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक ना। इस पूर्ण से अंश की ओर क्या है? शिक्षण सूत्र है। ये अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम का सिद्धांत कौन दिए थे? वोल्फगैंग कोहलर, एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कर्ट लेविन बाद में इससे अलग हो गए। कर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से बाद में अलग हुए। जब बाद में अलग हुए तो इन्होंने दिया कर्ट लेविन अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है ना। तो यह हो गया गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। एक लास्ट संप्रदाय पढ़ लेते हैं, प्रयोजनवाद संप्रदाय। इसके बाद कल से अधिगम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, ठीक ना। तो अभी ये सब मनोविज्ञान के बारे में ही पढ़ रहे थे। जब मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ लेंगे तब इसके बाद सब्जेक्ट में घुसेंगे, तब समझ में आएगा। इसके बाद चालू करेंगे अधिगम का सिद्धांत, अधिगम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये लास्ट संप्रदाय है प्रयोजनवाद संप्रदाय, ठीक ना। इसको खत्म कर देते हैं, प्रयोजनवाद संप्रदाय को पहले। देखिए ये जो है ना प्रयोजनवाद संप्रदाय, प्रेरकीयवाद संप्रदाय, इसको इन्होंने दिया था विलियम मैक्डयूगल ने। और यह प्रेरक जो है ग्रीक शब्द का है, जो प्रेरक है ग्रीक शब्द। और यह जो मनोविज्ञान का प्रमुख अंग है, यह मनोविज्ञान का प्रमुख अंग है। इसमें क्या है कि आदमी जो है निरंतर प्रयत्नशील रहता है। प्रेरक क्या है? प्रेरक आदमी
आदमी हमेशा हमेशा प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है, शील रहता है। इसका मतलब यही है, प्रेरक का मतलब है। और प्रेरक ने ना 14 प्रकार के प्रवृत्ति और 14 प्रकार के संवेग का वर्णन किया है, जो बाद में पढ़ाया जाएगा। प्रेरक है ना, प्रेरक 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति 14, और संवेग जो है ये भी 14। मतलब प्रयोजनवाद संप्रदाय में बताया गया है जो आदमी का मूल प्रवृत्ति होती है वो 14 प्रकार की होती है, और संवेग भी है 14 प्रकार का है। और अनुकूल परिस्थिति जो अनुकूल परिस्थिति संवेग में बदल जाती है, अनुकूल परिस्थिति जो है संवेग में बदल जाती है। तो यही इसमें बताया गया है प्रयोजनवाद संप्रदाय में कि प्रेरक जो है, आदमी का जो प्रेरक जो है 14 मूल प्रवृत्ति है और 14 है वो संवेग है, ठीक ना। और आदमी हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इसको आने वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अभी इसको हम बता रहे हैं। और यह जो है मनोविज्ञान का प्रमुख अंग है, यह प्रमुख अंग है। तो इस तरह से हम लोग संप्रदाय को खत्म कर दिए, जितने संप्रदाय थे। अब हम लोग एंट्री मारेंगे चैप्टर में, और चैप्टर का नाम होगा अधिगम। और नेक्स्ट वीडियो में अधिगम से हम शुरुआत करेंगे, ठीक ना। और अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप हर वीडियो को मेरे अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाला है उसी टाइप का मैं पढ़ा रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ठीक ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े। इससे मैं रोज़ लेकर आता रहूँगा यूपी टेट के लिए, ठीक ना। तो तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।